नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों आज हम जो है वो टैट मेडिकल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आप लोगों के साइकोलॉजी सेक्शन के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका पेपर है वो हुआ था आपका 1 जून 2025 को, यानी कि आपको पता है कि ईयर में 2 टाइम्स जो है वो टैट कंडक्ट कराया जाता है। तो 2025 में जो 1 जून यानी कि जो जून सेशन में कंडक्ट कराया गया था वो पेपर हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस, जितने भी आपको पता है हर टैट में 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं साइकोलॉजी में, तो जो टैट में पूछा गया था मेडिकल टैट में उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में किस चीज के बारे में बताया गया है, क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ collaboration between dash and dash representations and processes। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहां पर, और आपके पास ऑप्शन है लिंग्विस्टिक, सिमेंटिक, सिमेंटिक नॉन लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक वर्बल, लिंग्विस्टिक नॉन लिंग्विस्टिक। तो यहाँ पे जो थिंकिंग है, थिंकिंग का मतलब क्या हुआ, हमारा चिंतन, यानी कि जहां पर हम जो है वो सोचते हैं, विचारते हैं। तो जो थिंकिंग है वो कॉम्प्लेक्स सेट है किस चीज के बीच में, कोलैबोरेशन का। कोलैबोरेशन होता है सहयोग का, किस चीज के बीच में, बिटवीन डैश एंड डैश, प्रेजेंटेशंस एंड प्रोसेसेस, किन दो चीजों के बीच में। तो जब हम थिंकिंग करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो कुछ चीजें तो होती हैं जहां पर हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम लैंग्वेज का यूज नहीं, सिंबल्स का यूज करते हैं, है ना, इमेजेस का यूज करते हैं, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। हर एक क्वेश्चन के बाद आप लोगों को सभी चीजों की जो है एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है। क्या कहा गया है लिंग्विस्ट और नॉन लिंग्विस्टिक के बारे में, कि जो थिंकिंग है उसमें इन्वॉल्व होते हैं बोथ लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मैंने आपको क्या कहा, जिसमें भाषा शामिल होती है, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड होती है, जो उसको लिंग्विस्टिक बोलेंगे। एंड नॉन लिंग्विस्टिक का मतलब है जिसमें विजुअल, यानी कि जिन चीजों को हम सिर्फ देख सकते हैं, सेंसरी यानी कि जिन चीजों को सिर्फ सेंस कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल जहां पे हम चीजों का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, ये सारी रिप्रेजेंटेशंस एंड प्रोसेसेस यहां पर शामिल होती है थिंकिंग के अंदर। यही चीज आपसे पूछी है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि लैंग्वेज और नॉन लिंग्विस्टिक में कौन सी चीजें शामिल होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सीक्वेंस आप लोगों से यहां पे पूछा गया था, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरह क्रिएटिव थिंकिंग होती है, जिसमें हम कुछ इनोवेटिव, कुछ नोवाइज जो है वो चीजों को, यानी कि जो हमारा कोई एक न्यू चीज हम जो है वो क्रिएट करते हैं, यहाँ पे नोबल चीज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो रचनात्मक सोच में शामिल चरणों का सही अनुक्रम कौन सा है, प्रिपरेशन, ओरिएंटेशन, इल्यूमिनेशन, इंक्यूबेशन और वेरिफिकेशन, या प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, ओरिएंटेशन एंड वेरिफिकेशन, ओरिएंटेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन, ओरिएंटेशन, प्रिपरेशन, इल्यूमिनेशन, इंक्यूबेशन एंड वेरिफिकेशन। तो ये सीक्वेंस पूछा है आपके पास, सारी चीजें जो हैं वो आगे पीछे आप लोगों को दी हुई है। तो सबसे पहले मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर देते हैं यहाँ पे, कि कोई भी चीज है उसकी हम प्रिपरेशन करते हैं, मैक्सिमम ये कर देते हैं, और इस वजह से आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन जो है ना, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, ओरिएंटेशन को कि पहले जो प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओरिएंटेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हर एक चीज के बारे में क्या बोला गया है। सबसे पहले ओरिएंटेशन, तो ध्यान रखिएगा, ओरिएंटेशन का मतलब होता है जब भी हमारे पास कोई समस्या है, सबसे पहले हम उस चीज को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को पहचाना जाता है। फिर आता है यहाँ पर प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी की जाती है। तैयारी किस चीज की करनी है, इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ हमने समस्या को आइडेंटिफाई किया,
प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं हम इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को। प्रिपरेशन क्या होती है कि सारी चीजों को इकट्ठा किया जाता है। अगर आपको कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, आपने प्रिपरेशन करनी है, तो सारी चीजों को इकट्ठा करेंगे, तो इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है प्रिपरेशन में। तीसरा है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग होती है ना, अचेतन रूप से हम जो है वो प्रक्रिया करते हैं बिना सोचे समझे। उसके बाद है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब है इनसाइट लगाते हैं, यानी कि अपना सूझ लगाते हैं यहाँ पे, है ना, उसको बोलेंगे इनसाइट, कि हम किस तरीके से किसी समस्या को हल कर सकते हैं। लास्ट में होती है आपकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब है हम किसी चीज की टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग द सॉल्यूशन यहां पर हो जाएगा। अब है हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्या कहा गया है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा। किस चीज की थ्योरी है ये, मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा की थ्योरी है, इज गिवन बाय। तो प्रेरणा का ड्राइव कमी सिद्धांत तो बोलेंगे या ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बोलेंगे, किसके द्वारा दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पूरा नाम अगर पूछा जाए तो क्लार्क हल इनका पूरा नाम है। proposed the drive reduction theory, इन्होंने सजेस्ट किया था, suggesting motivation arises from biological needs that derive behavior to reduce tension, कि मोटिवेशन अराइज होती है कहाँ से, जो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं हमारी, जो यहाँ पे बायोलॉजिकल यानी कि जो जैविक आवश्यकताएं होती हैं हमारी, जो क्या करती है, ड्राइव करती है बिहेवियर को, ताकि यहाँ पे चालक बनाती है, मतलब बिहेवियर को, ताकि जो हमारी टेंशन है उसको घटाया जा सके, कम किया जा सके। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड, कि पियाजे स्टेज फॉर इन्फेंसी इज, शैशवावस्था के लिए पियाजे की अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशन, प्री ऑपरेशनल थॉट्स, सेंसरी मोटर थॉट्स और कंक्रीट ऑपरेशनल। तो यहाँ पे इन्फेंसी के लिए कौन सी है, तो इन्फेंसी यानी कि जहां पर शैशवावस्था हम जिसे बोलते हैं, तो शैशवावस्था कब से कब तक चलती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। तो जन्म से 2 वर्ष तक यहाँ पे कौन सी है हमारी, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी पेशी अवस्था कहेंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहां तक क्वेश्चन, हमने डिटेल से देख लिया। अब दोस्तों, जो जितने भी टॉपिक्स आपको यहां पे करवाए जा रहे हैं, अगर आप लोगों को इन सभी टॉपिक्स की डीप डाउन जो है वो स्टडी करनी है, सारी चीजों को अगर आप चाहते हो कि आपने जो है वो हर एक टॉपिक जो भी आपके टैट में पूछे जाते हैं उनको हमने डिटेल में पढ़ना है, तो एक नंबर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूं यहाँ पे। ठीक है, नंबर है 70181 86561। तो दोस्तों, इस नंबर पर आप जो है वो कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है वो एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो, अगर आप कोर्स में सारी चीजों को एक डिटेल वे में पढ़ना चाहते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं कोर्स में बात करूं कि आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको लाइव क्लासेस इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, मॉक टेस्ट आपको देते हैं यहाँ पे, और इस कंप्लीट कोर्स की अगर फीस के बारे में बात करूं तो कंप्लीट कोर्स की फीस रहेगी आपके पास 3000 रुपीज। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चाहता है, उसको सिर्फ रिकॉर्डेड देखनी है, डेली लाइव वो नहीं लगा सकता है या नहीं लगाना चाहता है, तो आप लोगों को जो है वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी जो है उसका भी अलग बैच जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चाहते हो तो आप वैसे भी ले सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पर जो है वो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो 70181 86561 पर। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू पियाजे the process of building mental representations of the world through direct interaction with it is, यानी कि पियाजे के अनुसार इसके साथ सीधे संपर्क के माध्यम से दुनिया के मानसिक प्रतिनिधित्व के निर्माण की प्रक्रिया है, उसको क्या कहेंगे, अडप्टेशन कहेंगे, कंजर्वेशन कहेंगे, मेटाकॉग्निशन कहेंगे या ईगोसेंट्रिज्म कहेंगे।
तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, दुनिया के सामने की बात की जा रही है कि पियाजे के अनुसार इसके साथ सीधे संपर्क के माध्यम से, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दुनिया के मानसिक प्रतिनिधित्व के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो किसी चीज की निर्माण, मानसिक निर्माण बोला जा रहा है, या वहां पे दुनिया के साथ एडजस्टमेंट की बात हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अडैप्टेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल आप यहां पर देख सकते हो क्या कहा गया है। अडैप्टेशन यानी कि समायोजन, अनुकूलन, इसमें इन्वॉल्व होती है आपकी एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। ठीक है, द प्रोसेसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एडजस्ट देयर मेंटल स्कीमास, यानी कि जिनके थ्रू जो कोई भी एक व्यक्ति है वो एडजस्ट करता है जो उसका मेंटल स्कीमा है, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, जो कि बेस्ड होता है, किस पर आधारित होता है, जो पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रिया हो रही है उस चीज के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा था कि पियाजे के अनुसार इसके साथ सीधे संपर्क के माध्यम से दुनिया के मानसिक प्रतिनिधित्व के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो अडैप्टेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर, नैदानिक प्रक्रिया के बारे में बोला जा रहा है। क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर बेस्ड इन पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग, कि निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक प्रक्रिया शास्त्रीय कंडीशनिंग पर आधारित है। शास्त्रीय भी बोल सकते हैं और प्राचीन अनुबंधन भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो इस पर आधारित कौन सी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्यों, क्या कहा गया है, जो सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है ये थेरेपी है किस चीज की, जो फोबियाज होते हैं, जो डर होते हैं, फोबियाज, दैट यूजेस क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स टू रिप्लेस फार रिस्पॉन्सेज विद रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये याद रखना आपने, सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज किया जाता है उसके लिए। कंडीशन रिस्पॉन्सेज में बी एलिमिनेटेड बाय विड्रॉइंग रेनफोर्समेंट, दिस इज नोन एज, यानी कि जो आपकी यहाँ पर सुदृढ़ीकरण होता है उसे वापस लेने से वातानुकूलित प्रतिक्रिया को समाप्त किया जा सकता है। सुदृढ़ीकरण का मतलब है आपकी पुनर्वलन, यानी कि पुनर्वलन को जब हम वापस ले लेते हैं तो जो वातानुकूलित प्रक्रिया है को समाप्त किया जा सकता है, इसे इस रूप में जाना जाता है। एक्सटिंक्शन बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन तो भेदभाव होता है जब हम दो चीजों के बीच में जो है वो फर्क कर रहे हैं। स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है, किसी की जो है वो धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है, वापस कोई जो है वो बिहेवियर को अपना लेता है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन है, जो भी उद्दीपक है उनको जनरलाइज किया जाता है, उनमें सामान्यीकरण किया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि उसको समाप्त किया जा सकता है, तो उसको क्या कहेंगे, उसे विलोपन कहेंगे, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है एक्सटिंक्शन को ही विलोपन कहा जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि जो हमारे उद्दीपक है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे गायब हो जाते हैं अगर उसको रिपीटेशन ना दी जाए। ठीक है, जो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था अगर उसको दोहराया ना जाए तो वहां पे वो विलुप्त हो जाता है, विलोपन हो जाता है। तो एक्सटिंक्शन अकर्स कब होती है, व्हेन अ कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस का क्या था हमारे पास, बेल को हमने बोला था, इज रिपीटेडली रिप्रेजेंटेड विदाउट रेनफोर्समेंट, अगर कंटिन्यूटी पे उसको बिना रेनफोर्समेंट के प्रेजेंट किया जा रहा है, कॉजिंग द कंडीशन रिस्पॉन्सेज टू डिक्रीज एंड इवेंचुअली डिसअपियर। तो धीरे धीरे जैसे बोला जा रहा है, हमने क्या बोला था कि पहले बेल बजाई जा रही थी, उसके बाद खाना दिया जा रहा था, तो डॉग जो है वो सलाइवा जनरेट कर रहा था, यानी कि लार जनरेट कर रहा था, हमने कहा था। अब अगर उसको जो है वो बार बार देखा जा रहा है, वो बेल बजाई जा रही है बार बार लेकिन खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो एक बार, दो बार, तीन बार सलाइवा जनरेट करेगा, चार बार करेगा, पांच बार करेगा। अब उसको पता चल रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सलाइवा जनरेट हो रहा था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि बेल से तो कुछ नहीं होगा। यानी कि हमने हैबिट फॉर्म की थी ये चीजें बार बार करके, जब हमने सिर्फ उसको कंडीशन स्टिमुलस दिया तो उसके बाद यहाँ पे वो चीज जो है उसका बिहेवियर डिक्रीज हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस विदाउट रेनफोर्समेंट इज कॉल्ड, यानी कि सुदृढ़ीकरण के बिना एक मॉडल को देखकर या निर्देश प्राप्त करके सीखने की क्षमता को क्या कहा जाता है।
यानी कि जब हम किसी को रेनफोर्समेंट नहीं देते हैं, विदाउट रेनफोर्समेंट बोला जा रहा है कि एक मॉडल को देखकर या निर्देश प्राप्त करके, इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, सीखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कॉन्टिंजेंसी कहा जाता है, सोशल लर्निंग कहा जाता है, कॉग्निटिव लर्निंग कहा जाता है या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहा जाता है। बिना रेनफोर्समेंट के सिर्फ देखने की क्षमता के बारे में बात हो रही है तो उसको सोशल लर्निंग कहेंगे, क्योंकि सोशल लर्निंग क्या होती है? समाज पे चीजों को सिर्फ देखने से बोला हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था ना यहाँ पे सोशल लर्निंग, जिसको हमने कहा सामाजिक अधिगम हम बोल रहे हैं। बंडूरा की थ्योरी में हमने क्या कहा था? सोशल लर्निंग थ्योरी बोला था हमने इसको, है ना। सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा ने क्या क्या बोला था? ऑब्जर्वेशनल थ्योरी के बारे में भी किसने बताया था? बंडूरा ने। मॉडलिंग थ्योरी भी किसने बोला था? बंडूरा की थ्योरी को बोला जा रहा था। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो बंडूरा की है, एम्फेसाइज करती है लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। दूसरों को सिर्फ देखकर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इवन विदाउट डायरेक्ट रेनफोर्समेंट। डायरेक्टली रेनफोर्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सजेस्ट दैट मैनी फोबियाज आर एक्वायर्ड थ्रू डैश कंडीशनिंग। यानी कि परिहार सीखने के विश्लेषण से पता चलता है कि कई फोबिया डैश के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। तो क्लासिकल में आएगा, ऑपरेंट में आएगा, इंटरमिटेंट में आएगा या रेनफोर्समेंट में। ठीक है, तो अभी हमने जो है वो फोबिया से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी, तो वो यहां पर हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग की। यहां पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि अवॉइडेंस लर्निंग इन्वॉल्व्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो अवॉइडेंस लर्निंग होती है इसमें इन्वॉल्व करती है ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्वॉल्व होती है। वेयर फोबिया बिहेवियर इज रेनफोर्स्ड, जो आपका फोबिया बिहेवियर ना, जो डर वाला बिहेवियर है वो रेनफोर्स्ड होता है बाय अवॉइडिंग द फियर्ड स्टिमुलस। अगर हम उसको अवॉइड कर रहे हैं ना, फियर वाले उद्दीपक को अगर अवॉइड कर रहे हैं तो उससे जो है ये चीज क्या हो रही है, यहाँ पर जो फोबिया वाला बिहेवियर है वो रेनफोर्स हो रहा है और ज्यादा। बोलते हैं ना कि डर का सामना करो, डर को अगर हम जो है वो इग्नोर कर रहे हैं या उसको जो है उस बिहेवियर को जो है वो मतलब दूर कर रहे हैं, मतलब सामना करना जरूरी है। अगर हम उसको जो है वो साइड कर रहे हैं, फोबिया बिहेवियर को रेनफोर्स अगर आप कर रहे हो तो वो सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which theory says that there are sensitive period of development in human life? कौन सा सिद्धांत कहता है कि मानव जीवन में विकास की संवेदनशील अवधि होती है? तो कौन सा है? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, इकोलॉजिकल थ्योरी, इथोलॉजिकल थ्योरी, नन ऑफ दीज। तो कौन कहता है कि मानव जीवन में विकास की संवेदनशील अवधि होती है, सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट होती है मानव की लाइफ में? तो ये कहना है इथोलॉजिकल थ्योरी का। देख पा रहे हो आप, इथोलॉजिकल थ्योरी किसने दिया है इसका कॉन्सेप्ट? जो लॉरेंस बॉल्वे हैं उन्होंने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने जो है वो आपके जो एक छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसके केयर गिवर्स के साथ में बिहेवियर के बारे में भी बताया था, और इन्होंने ही जो है इथोलॉजिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी दिया है। एम्फेसिस करता है सेंसिटिव पीरियड के ऊपर, times during which certain behaviors or skills are most easily acquired। ऐसा टाइम बोला जा रहा है जहां पर जो है जिस दौरान हम कुछ बिहेवियर और कुछ कौशल जो है हम इजीली जो है वो अर्जित कर सकते हैं। ये यहाँ पे बोला गया है, सेंसिटिव पीरियड इसने बताया है। ठीक है, ठीक है, इथोलॉजिकल थ्योरी से रिलेटेड है, ये याद रखना। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, selection of environment to accomplish one's goal and those of one's society and culture is an intelligent etc it is given by। अपने लक्ष्य और अपने समाज और संस्कृति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, जो हमारा अपना लक्ष्य है, हमारे समाज की संस्कृति के लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने के लिए पर्यावरण का चयन एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, इसके द्वारा दिया गया है। किसने दिया है ये वाला कॉन्सेप्ट? स्टर्नबर्ग ने दिया है, गिलफर्ड ने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है, थर्स्टन ने दिया है। अपने लक्ष्य और अपने समाज की संस्कृति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्यावरण का चयन एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, ऐसा बोला गया है। तो ये कथन है हमारे पास यहाँ पर, स्टर्नबर्ग का कथन है, याद रखिएगा। स्टर्नबर्ग ने दी है ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो एम्फेसाइज करती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के ऊपर, विच इंक्लूड्स
सिलेक्शन एंड एनवायरनमेंट टू अचीव पर्सनल एंड सोसाइटल गोल्स, जो किसी भी व्यक्ति के पर्सनल, जो उसके खुद के गोल हैं और जो सोसाइटी के गोल हैं, उनको अचीव करना जिसमें शामिल होता है। कौन सी की बात की है हमने यहाँ पे, इंक्लूड किए जाते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसमें जो है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इस तरीके की हमने 3 टाइप की इंटेलिजेंस जो है वो स्टर्नबर्ग के अंदर देखी है। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर आएगा, स्टर्नबर्ग ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। मैंने आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ फिर से, कि जिसमें व्यक्ति अपने और अपने जो सोसाइटी के गोल्स के बारे में बताया जा रहा है, उसको चूज करने के बाद बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एबिलिटी टू यूज पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली टू सॉल्व नोबल प्रॉब्लम्स इज नोन एज, यानी कि नवीन समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक रूप से, क्रिएटिव वे से पिछड़े अनुभवों का उपयोग करने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। जहां पर रचनात्मक रूप से पिछड़े अनुभवों को का उपयोग करने की क्षमता के बारे में बताया जा रहा है। नई समस्याओं को हल करने के लिए आप रचनात्मक रूप से जो है वो पिछले अनुभवों का उपयोग करने की क्षमता को किस रूप में जान सकते हैं, कि आप जो है वो अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमारा हो जाएगा, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस यानी कि किसका है, ये मैंने अभी आपको बताया था। एक हमने पढ़ा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एक था यहाँ पर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। स्टर्नबर्ग की थ्योरी है। इन्वॉल्व होते हैं जिसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो हमारे पिछले अनुभव हैं, क्रिएटिवली टू हैंडल न्यू सिचुएशंस, क्रिएटिवली हम उनको यूज करते हैं ताकि वो जो न्यू सिचुएशंस है उनको वो हैंडल कर सके। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन हैज अ स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, अगर किसी व्यक्ति के पास अन्य लोगों के उद्देश्य, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर्स पीपल, ही और शी इज सेड टू हैव, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के पास अन्य लोगों के उद्देश्यों को, उनकी भावनाओं को, उनके व्यवहारों को समझने का कौशल है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसके पास कौन सी इंटेलिजेंस होती है? इंटरपर्सनल होती है, इंट्रापर्सनल होती है, लिंग्विस्टिक होती है, या सोशल इंटेलिजेंस होती है? तो जो दूसरों को समझ पाए उसको हम इंटरपर्सनल बोलेंगे, और जो खुद को समझता है उसे इंट्रापर्सनल बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स, जो दूसरों के साथ में इजीली जो है वो दूसरों की बातों को इजीली समझ सके, दूसरों की बातों को इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उनसे जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज क्वाइंड बाय, यानी कि प्रभाव का नियम किसके द्वारा गढ़ा गया है, या किसने दिया है? स्किनर ने, पावलोव ने, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक। इन्होंने हमारे पास थ्री मेन लॉज दिए हैं, प्राइमरी लॉज, और 5 सेकेंडरी लॉज दिए हैं। तो थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट्स दैट कि बिहेवियर्स फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस आर लाइकली टू बी रिपीटेड, कि जो आपका लॉ ऑफ इफेक्ट है, प्रभाव का नियम है, वो बता रहा है कि जो व्यवहार है वो फॉलो किया जाता है, जो सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो सेटिस्फाइंग परिणाम होते हैं हमें जो निकलते हैं, लाइकली टू बी रिपीटेड, वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूटर इन इंसाइटफुल लर्निंग, यानी कि व्यवहारिक अधिगम बोल दीजिए, या इसको अंतर्दृष्टि का अधिगम भी बोलेंगे, अंतर्दृष्टि अधिगम, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। इंसाइटफुल लर्निंग मूल्यवान योगदानकर्ता कौन है? थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव है, कोहलर है। तो इंसाइटफुल यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोलेंगे। अगर हम इसे हिंदी में देखेंगे, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ पे अंतर्दृष्टि बोल दीजिए, या सूझ का सिद्धांत भी आप बोलेंगे यहाँ पे। तो किसका नाम आता है? वो आता है कोहलर का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोहलर ने स्टडी किया था चिंपैंजी के ऊपर, और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था इंसाइटफुल लर्निंग को, जो यहाँ पे सडन प्रॉब्लम सोल्यूशन के बारे में बताता है, सॉल्विंग एबिलिटीज के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीड, विकासात्मक मनोविज्ञान अध्ययन जो है वो क्या है? पर्सनैलिटी है, मोटिवेशन है, इंटेलिजेंस है, वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है।
तो जिसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडी होती है, तो वो क्या है हमारे पास, जो डेवलपमेंट की हमारे पास अवस्थाएं हैं, वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है उसमें स्टडी होती है आपकी फिजिकल, आपका कॉग्निटिव एंड सोशल चेंजेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन, पूरे लाइफ स्पैन के हम यहां पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी? इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जनक कौन है? एल्फ्रेड एडलर है, बिने है, डेविड हल है, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए, एल्फ्रेड एडलर जो है वो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के जनक है। एल्फ्रेड एडलर जो है वो फाउंडेड है इंडिविजुअल साइकोलॉजी के। ये किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं? यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर। जो यूनिकनेस होती है किसी भी इंडिविजुअल का, जो अनोखापन होता है, यूनिकनेस होती है, और जो उसका सामाजिक प्रभाव होता है उसके बिहेवियर के ऊपर, उस चीज के बारे में बताया है एडलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो कितने सेकंड में अल्पकालिक स्मृति बोला जा रहा है, इसको वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी को एसटीएम के नाम से भी हम इसे जानते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये कितने समय तक जानकारी रखती है? 30 सेकंड और लेस, 50 सेकंड, मोर देन 50 सेकंड, नन ऑफ द अबव। तो ये 30 सेकंड या 30 सेकंड से कम तक रखती है इंफॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट 20 to 30 सेकेंड्स विदाउट रिहर्सल, बिना रिहर्सल के। अगर हम रिहर्सल करें तो उसको हम परमानेंट बना सकते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विलियम जेम्स जो हैं वो इसके ऑथर हैं। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ये अमेरिका के हैं, ऑथर है ये बुक के प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो इन्होंने 1890 में लिखी थी। ठीक है, और प्रकाशित 95 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज अ बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस। तो जो साइकोलॉजी है, आज हम इसको जो है समाज के साथ में जोड़ के देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साइकोलॉजी स्टडीज ये ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं एंड मेंटल प्रोसेसेस को इन सोशल कॉन्टेक्स्ट पे देखते हैं हम यहाँ पे इसको, और ये क्लासिफाई करते हैं हम इसको एज अ सोशल साइंस की फॉर्म में। तो इसीलिए जो हमारी साइकोलॉजी है उसको हम सोशल साइंस के फॉर्म पे भी देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड साइकोलॉजी हैज कम फ्रॉम डैश ओरिजिन, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक शब्द है वो डैश से आया है, मूल शब्द आया है इटालियन से, ग्रीक से, लैटिन से, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रीक भाषा से आया हुआ है आपका ये वर्ड। ठीक है, साइकोलॉजी साइकी जमा लोगत से बना हुआ है, इस ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। साइकी का मतलब सोल और माइंड होता है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं स्टडी ऑफ माइंड और सोल के नाम से हम इसे जानते हैं। अगर इसके लिटरल मीनिंग पे बात की जाए तो इसको हम जो है वो स्टडी ऑफ सोल के नाम से जानते हैं, और प्रेजेंट टाइम पे अगर देखा जाए तो इसे जो है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? बोरिंग है, हल है, वुंट है, टॉलमैन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम वुंट जो है वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर के साथ साथ इन्होंने जर्मनी में फर्स्ट साइकोलॉजी लैब ओपन की थी 1879 में, जर्मनी के लिपजिंग में जो है इन्होंने ये लैब ओपन की है। इस चीज को भी आपने याद रखना है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी इन्हें ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद दी, यानी कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसका संबंध किससे है? लर्नर से, लर्नर की प्रोसेस से, लर्निंग के सिचुएशन से। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये सारी चीजें आती हैं हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Educational psychology studies the learner, the process of the learning and the situation which learning occur to improve educational practices. Educational practices को improve करने के लिए जिनका हम use करते हैं। Next है, psychology is the science of behavior and it is intimately related to education because it brings changes in the dash of a child. मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है बोला जा रहा है, और यह शिक्षा से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, एजुकेशन से, क्योंकि यह डैश में परिवर्तन लाता है एक बच्चे का। तो ये कॉन्शियसनेस है, सोल है, माइंड है, बिहेवियर है।
तो किस में चेंज लाने के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ये डैश में परिवर्तन लाता है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है तो बिहेवियर में चेंज लाएगा ना, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस चीज के ऊपर फोकस करती है साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग के, मॉडिफिकेशन के, ह्यूमन के बिहेवियर, मानव के व्यवहार में, विच इज डायरेक्टली रेलिवेंट टू एजुकेशन, जो कि डायरेक्टली रिलेट करती है, रेलिवेंट होती है, एजुकेशन से रेलिवेंट है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय अ पर्सन व्हेन ही गेट्स एंग्री एट हिज चाइल्ड और स्पाउस बिकॉज ही हैड अ बैड डे एट वर्क। यानी कि कोई यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, जैसे हम कोई हैबिट होती है, हमारी कोई आदत होती है कि किसी व्यक्ति द्वारा किस प्रकार के रक्षा तंत्र का उपयोग किया जाता है जब वह अपने बच्चे या पति या पत्नी को पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके पास काम पर एक बुरा दिन था। मतलब मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो काम पे गए और कोई भी है, आप किसी का हस्बैंड किसी की वाइफ जो है वो काम पे गए और उनका वहां पर जो है वो दिन जो है वो खराब निकल जाता है, खराब हो जाता है ना, बीत जाता है। तो वो किस टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है? डिनायल है, प्रोजेक्शन है, रिप्रेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जो विस्थापन हो जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरे पे हम गुस्सा उतार देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? विस्थापन कहा जाता है इसे हिंदी में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अकर व्हेन नेगेटिव इमोशंस, जो हमारे नेगेटिव नकारात्मक जो संवेग होते हैं, जैसे एंगर हो गया, ये नकारात्मक है, आर रीडायरेक्टेड फ्रॉम दी ओरिजिनल सोर्सेज टू अ सेफर टारगेट। तो हम जो है वो ऐसे व्यक्ति पर जो हमारे लिए सेफ टारगेट है, अगर आपको ऑफिस का गुस्सा है अपने बॉस पे नहीं उतार सकते, वो सेफ साइड नहीं है आप लोगों के लिए, तो हम गुस्सा किसके ऊपर उतारते हैं? घर वालों के ऊपर, यानी कि जो हमारे लिए क्या है? सेफ टारगेट है ना, सच एज हमारी जो फैमिली है, फैमिली मेंबर्स हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ लाइफ स्किल्स इज टू, यानी कि जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू डेवलप कैपेबिलिटीज, यानी कि क्षमताओं का विकास करना, टू डेवलप एबिलिटीज अकॉर्डिंग टू डिमांड्स एंड चैलेंजेस, यानी कि जो हमारी डिमांड्स हैं, हमारे जो पास जो चैलेंजेस हैं, टू डेवलप एबिलिटीज, उनके अकॉर्डिंग एबिलिटीज को डेवलप करना, टू रिसीव द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के आंसर को रिसीव करना सभी के, टू बिकम अ गुड टीचर, एक अच्छा टीचर बनना। तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीवन कौशल का उद्देश्य है कि आपने हर एक चीज को अच्छा बनाना है, यानी कि डेवलप करनी है अपने अंदर एबिलिटीज अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी डिमांड है, जिस चीज की हमें जरूरत है, जो हमारे पास चैलेंजेस है, उनके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है एबिलिटी होनी चाहिए। तो लाइफ स्किल एजुकेशन फोकसेस ऑन डेवलपिंग अडैप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर टू इफेक्टिवली मीट द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ, जिनकी हमें लाइफ में जब जहाँ पे जरूरत पड़े वो सारी एबिलिटीज हमारे पास होनी चाहिए। ये हमारे पास एक एम रहता है लाइफ का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज्ड, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से व्यवस्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को जो है कोड किया जाता है, फिर उसको अपने माइंड में स्टोर किया जाता है, फिर उसको जब हमें जरूरत पड़ती है उसको रिट्राइव यानी कि पुनः प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि मेमोरी प्रोसेस अकर्स इन 3 स्टेजेस में होती है। पहले हम एनकोड करते हैं इंफॉर्मेशन को, देन स्टोर करते हैं और फाइनली रिट्राइव करते हैं इट व्हेन नीडेड, जब हमें उसकी जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चॉम्स्की की थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चॉम्स्की की थ्योरी ने लैंग्वेज के बारे में बताया है, एक ग्रामर उन्होंने विकसित किया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया है, हमारी जो लैंग्वेज एबिलिटी है वो इनेट होती है, जन्मजात होती है, ये बताया है। तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज बिटवीन 3 to 5 years, कि 3 से 5 साल में होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन देयर रेनफोर्समेंट रिसीव्ड बाय द चाइल्ड। चिल्ड्रन एक्वायर मिस्टेक इन लैंग्वेज बाय ऑब्जर्विंग देयर पेरेंट्स एंड अदर्स, कि बच्चा जो है एक्वायर करता है, मिस्टेक जो है सीखता है लैंग्वेज में अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके। चिल्ड्रन हैव एन इनेट मेंटल ग्रामर, कि उनका जन्म से ही मेंटल ग्रामर होता है, तो यही हमने कहा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिल्ड्रन हैव इनेट मेंटल ग्रामर। क्या बोला गया है एक्सप्लेनेशन में कि चॉम्स्की की थ्योरी में ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर सजेस्ट दैट children have born with an innate ability to acquire language, यानी कि भाषा को सीखने के लिए उसके दिमाग में पहले से ही जन्मजात जो है एक ग्रामर जो है वो विकसित हुआ पड़ता है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट?
कौन सा अनुक्रम है जो कि सही है। ये जो है हमारे पास सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है हमारी ओरल स्टेज, ठीक है, ओरल तो आपके पास है हर जगह। फिर आती है एनल स्टेज, एनल वाली 2 ऑप्शन बची। फिर आती है फेलिक स्टेज, फिर आती है लिटेंसी स्टेज, फिर आती है जेनिटल स्टेज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लिटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। फ्राइड्स इसको इन्होंने कौन सी दी थी, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में इन्होंने बताया था, प्रोग्रेस इन द ऑर्डर। ओरल स्टेज चलती है 0 से 1 वर्ष तक, एनल स्टेज चलती है 1 से 3 वर्ष तक, फेलिक स्टेज चलती है 3 से 6 वर्ष तक, लेटेंसी स्टेज चलती है 6 से 12 वर्ष तक और जेनिटल स्टेज चलती है 12+, ठीक है। इतना आप लोगों को सीक्वेंस याद होना चाहिए। सारी चीजें अगर डीप डाउन चाहिए तो आप वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इन एरिक्सन्स थ्योरी, एरिक एरिक्सन ने थ्योरी दी है, विच साइकोसोशल क्राइसिस प्रीसीड्स ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। इन्होंने साइकोसोशल थ्योरी के बारे में बताया है, मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में। तो एरिक्सन के सिद्धांत में कौन सा मनोसामाजिक संकट स्वायत्तता बनाम शर्म से पहले है? बेसिक, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो कौन सा जो है वो शर्म से पहले आता है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम के बारे में बोला गया है, तो इससे पहले कौन आता है? तो वो आता है आपका बेसिक। जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है वो आता है इससे पहले, ठीक है। एरिक एरिक्सन की स्टेज में जो इन्फेंसी है, इन्फेंसी चलता है 0 से 1 वर्ष तक चलता है इन्फेंसी। उसमें इन्वॉल्व होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, फॉलोड बाय अर्ली चाइल्डहुड, जो अर्ली चाइल्डहुड से फॉलो होता है। अर्ली चाइल्डहुड में होती है आपकी 1 से 3 वर्ष, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्या होगा, बेसिक, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो आपसे पूछा था शर्म, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम से पहले कौन सी आती है? तो वो है आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको साइकोलॉजी सेक्शन के बताए थे। अब जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, देखो इतने क्वेश्चंस हमने यहां से डिस्कस किए, इन्हीं सारे क्वेश्चंस को हर एक टॉपिक का आप लोगों को जो है वो डीप डाउन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, कोर्स के साथ में हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस में रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हैं, तो मैं अगेन आप लोगों को नंबर प्रोवाइड करा देती हूँ 7018186561। इस नंबर पर आप लोग जो है कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। कोर्स में लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेंगी, जो आप अगर लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हैं वो, और उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट कोर्स की फीस के बारे में बात करूं तो 3000 रुपीज आपके पास जो है वो कोर्स की फीस रहेगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को जो है वो एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। कोई ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ रिकॉर्डेड देखना चाहता है, रिकॉर्डेड कोर्स को ही लेना चाहता है, तो वो भी जो है इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स को परचेज कर सकता है। कोई भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।